औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं एज़मा पे, जिसको उर्दू में दमा कहा जाता है और इसका दूसरे मानों में तंगी तनफ़ुस के नाम से इसको जाना जाता है, यानी सांस में लेने में रुकावट होना। सांस लेने में रुकावट से मुराद ये है कि सांस को अंदर लेकर जाने में और सांस को बाहर निकालने में जब मुश्किल पैदा होती है तो इस कैफियत का नाम जो है वो दमा है। दमा आमतौर पर 3 किस्मों का होता है। पहला तो ब्रोंकियल एज़मा है, दूसरा ये है कि जब सांस में रुकावट पैदा हो असाब की कमज़ोरी की वजह से, तो वो असाबी या असबी दमा भी उसको कहते हैं। तीसरा नौबती दमा होता है, जिसको हम नौबती दमा के नाम से जानते हैं, स्पास्मोडिक जो है वो एज़मा। तो ये थे वो दमा जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आइए अब इसके बारे में देखते हैं कि इसकी अलामत क्या क्या होती हैं। तो आमतौर पर एज़मा जो है वो मारूसी होता है। जब वालिदैन में हो तो औलाद में से भी किसी न किसी को हो सकता है। इसके अलावा नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार का मुसलसल रहना और इस जगह पर ये जो एरिया है हमारा, इसके अंदर किसी भी किस्म की इन्फेक्शन का होना, ये भी दमा का बायस बनता है। फिर डस्ट एलर्जी है, गर्दो गुबार से एलर्जी है और इसके अलावा स्मोक एलर्जी है या धुएँ से एलर्जी जिसको हम बोलते हैं, इसकी वजह से भी दमा का आर्ज़ा हो सकता है। और बाज़ दफ़ा किसी मेडिसिन के रिएक्शन के तौर पर भी दमे का आर्ज़ा हो सकता है। जिन लोगों को टीबी होती है और उन लोगों को भी बाज़ दफ़ा दमे का आर्ज़ा हो जाता है। सांस के लेने में रुकावट बाज़ दफ़ा दिल की मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से भी हो जाती है, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस चढ़ना और सांस में रुकावट होना, और ये चीज़ भी दमा में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह का एज़मा भी हो सकता है। और इसके अलावा यह है कि बाज़ दफ़ा सर्दी की लगने से, सर्द खुश्क मौसम में मुस्तकिल रहने की वजह से भी दमा हो जाता है। और बाज़ ग़िज़ाई चीज़ें ऐसी कि जो मुस्तकिल खाई जाएं तो उनकी वजह से भी दमा का पैदा होने का ख़दशा होता है। तो दमा में मरीज़ को क्या क्या अलामत होती हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। एज़मा के सिम्टम्स या अलामत, इसमें मरीज़ को सांस लेने में बड़ी दुश्वारी होती है और सीने में से सीटी की सी आवाज़ें निकलती हैं। अगर सीने पर हाथ रखा जाए तो बाकायदा महसूस होता है कि जो उंगली को या जो हाथ को जो धड़कन सी महसूस होती है और उसमें महसूस होता है कि रुकावट है। और खांसी के दौरे पड़ते हैं सांस की रुकावट की वजह से। मरीज़ जो है वो ऑक्सीजन को लेने के लिए खिड़की की तरफ भागता है और उसकी इसी तगो-दो की वजह से उसके हाथ ठंडे सर्द हो जाते हैं। और फिर इस ये है कि मरीज़ को अक्सर ये रात को दौरा पड़ता है तंगी तनफ़ुस का। सांस में रुकावट जो है वो रात के वक्त होती है, ख़ास तौर पर जब वो 2-3 घंटे नींद ले लेता है, तो उसके बाद जब उसकी सांस की रुकावट से आँख खुलती है तो वो इंतहाई बेचैन होता है। बाज़ दफ़ा वो सजदे की हालत में उल्टा लेटता है, बाज़ दफ़ा वो खड़े होने की कोशिश करता है कि शायद मेरी सांस ठीक आए, और उसका दिल चाहता है कि वो खुली हवा में निकल जाए जिससे उसको सांस बेहतर आए। उसको बार बार जो है ना वो सांस लेने के लिए अपने छाती को खोलना पड़ता है, ज़ोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी जो सांस की नालियां हैं उनके अंदर सोजन और सोजश हो जाती है, और जिसकी बुनियाद पर उसमें रुकावट और ज़्यादा पैदा होती है। और फिर बाज़ दफ़ा बलगम के अखराज के बाद उसको कुछ सांस में जो है वो कुछ आसानी महसूस होती है, और ये दौरा बाज़ दफ़ा 1.5 घंटा 2 घंटे भी रहता है। और जब ये दौरा कम होता है तो उसके बाद उसको सुकून महसूस होता है, उसको पेशेंट को नींद आ जाती है। और बाज़ दफ़ा ये रिपीटेड होते हैं जो अटैक होते हैं कि एक ही रात में 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी होता है। बाज़ दफ़ा ये लंबे अरसे के लिए भी होते हैं अटैक, कि पूरा पूरा दिन चलते हैं
और बाज़ औक़ात ये होता है कि एक हफ़्ते में एक दफ़ा हुआ या 2 दिन बाद हुआ और फिर इस तरह से वो रिपीट होता है। और बाज़ दफ़ा जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जिनकी वजह से ये होता है, मसलन किसी एलर्जी की वजह से हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट भी होते हैं कि जिनको पहले लगातार छींकें आती हैं, छींकें आने के बाद फिर उनको सांस की रुकावट शुरू हो जाती है और दमे का दौरा हो जाता है। असाबी कमज़ोरी की वजह से भी दमे के दौरे हो सकते हैं और टीबी की वजह से भी बाज़ दफ़ा दमे का दौरा हो सकता है। इस तरह से घुटनों में दर्द और टखनों में दर्द की वजह से भी जो है बाज़ दफ़ा आर्थराइटिस की वजह से भी ये दमे की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट जो सर्दी की वजह से हसासियत महसूस करते हैं, उनको वो इस सर्दी की वजह से सेंसिटिव होते हैं, तो उनको सर्दियों में दौरे ज़्यादा पड़ते हैं और सर्दियों में दमे का दौरा आम तौर पर पेशेंट्स में 80% जो है वो सर्दियों में देखने में आता है कि इसमें इजाफ़ा होता है। मर्दों की निस्बत औरतों में दमे के दौरे ज़्यादा पड़ते हैं और 40 साल के बाद की उम्र में जो है वो दौरे ज़्यादा पड़ते हैं। स्मोकिंग करने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादातर दमे का शिकार होते हैं। इसी तरह से अल्कोहल का इस्तेमाल करने वाले लोग जो हैं उनको ये दमे का ज़्यादा शिकार होते हैं। और किसी भी किस्म की एडिक्शन जो है, कोई भी नशा जो है, नशावर चीज़ें खाने वाले लोग जो हैं वो दमे का ज़्यादा शिकार होते हैं। अब आते हैं कि अज़मा की तशख़ीस कैसे की जाए, डायग्नोज़ कैसे किया जाए। तो अगर हम लैब के ज़रिए से टेस्ट करना चाहें तो इसका एक टेस्ट है जिसको हम पीएफटी बोलते हैं, पल्मोनरी फंक्शनल टेस्ट जो है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में हमें ये पता चल जाता है कि पेशेंट के जो लंग्स हैं वो कितने खुलते हैं और कितनी देर के बाद बंद होते हैं, यानी वो कितनी ऑक्सीजन जो है वो अंदर लेकर जाता है और कितनी वो कार्बन डाइऑक्साइड किस मिकदार में बाहर निकालता है। तो उससे उसके लंग्स की कंडीशन का पता चल जाता है। वैसे तो अज़मा का पेशेंट जो है उसको डॉक्टर खुद फिज़िकली चेक करके भी देख लेता है कि उसका रंग पेल हुआ होता है, ज़र्द पड़ जाता है रंग उसका, और उसको सांस तकलीफ़ से लेने की वजह से उसके जो चेहरे के फिगर्स हैं वो चेंज हो गए होते हैं और जो लंग्स हैं उनकी वजह से ये छाती के ऊपर एक मखसूस किस्म की उसको फैलाव और जकड़ाव की कैफियत जो है डॉक्टर को मिल जाती है। और अगर स्टैथ के ज़रिए से वो देखे तो उसको लगाने से स्टैथ सीटी की सी उसको आवाज़ आती है जो मुसलसल सीटी की तरह आवाज़ हो रही होती है, और वो ऐसे ही होता है कि जैसे जो ही वो सांस बाहर निकालता है और अंदर लेकर जाता है तो कि ये आवाज़ आ रही होती है। तो इस तरह की आवाज़ें जो हैं वो उसको डायग्नोज़ करने में आसानी में से पता चल जाता है। इसके अलावा अगर कोई बलगमी दमा है जिसके चेस्ट के अंदर बलगम जमा हुई हुई है जिसकी वजह से सांस में रुकावट है, तो वो हमें एक्सरे के ज़रिए से पता चल जाता है। और अगर कोई मज़ीद कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोई जो लंग्स हैं वो डैमेज हुए हुए हैं, किसी किस्म की कोई इंजरी हो गई हुई है जिसकी वजह से सांस में रुकावट आ रही है, तो वो सीटी स्कैन में या एमआरआई में इन चीज़ों का पता किया जा सकता है। दमा का पेशेंट आम तौर पर जो है उसकी ईएसआर जो है वो बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, तो ईएसआर को चेक करने से भी पता चल जाता है कि अगर चेस्ट की इन्फेक्शन है या ब्लड में इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ये दमा है, तो वो हम ईएसआर का मुआयना करने के बाद ये पता चल जाता है कि अगर वो उसकी का लेवल बहुत बड़ा हुआ है ईएसआर का, तो मे बी पेशेंट को एज़मा हो। फिर हार्ट के पेशेंट के मुख्तलिफ हार्ट के टेस्ट होते हैं जिनके ज़रिए से ये पता चल जाता है कि इनको कार्डियल एज़मा तो नहीं है। अगर कार्डियक एज़मा है तो उसके लिए हार्ट के मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं जो करवाए जाते हैं। अब आते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। तो होम्योपैथी में अज़मा की बहुत अच्छी मेडिसन है, दमा काबिल इलाज है। इसकी सबसे बेहतरीन मेडिसन ब्लाटा है। ब्लाटा मेडिसन जो है वो मदर टिंचर में अगर पेशेंट को यूज़ करवाई जाए तो ये जो दमे के दौरे हुए हैं उन पे कंट्रोल किया जा सकता है, और जो सांस की नालियाँ फूल जाती हैं और सांस लेने में रुकावट होती है तो उसमें ये बड़ी मौसर मेडिसन है। अगर हार्ट की वजह से अज़मा है तो उसमें डिजिटैलिस बड़ा अच्छा काम करती है।
और अगर खुश्क दमा है जिसके अंदर मुंह भी खुश्क है, खाना भी खुश्क आता है और पानी बहुत ज़्यादा पीने की प्यास होती है, मरीज़ का दिल चाहता है कि मैं ज़्यादा पानी पीऊँगा तो शायद मेरी सांस आसानी से निकले, सांस आसानी से आए, सांस लेने में मुझे आसानी हो, तो उस वक्त जो है वो ब्रायोनिया मेडिसिन बड़ा अच्छा काम करती है। अगर घबराहट है, थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पीने को दिल चाह रहा है और इंतहाई कमज़ोरी है और साथ सांस की रुकावट है, तो आर्सेनिकम अल्प जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है एज़मा के लिए। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यूकलिप्टस मदर टेंचर जो है वो एज़मा का बड़ा बेहतरीन इलाज है। अगर उसको रेगुलर लिया जाए तो पुराने से पुराना दमा जो है वो ठीक हो जाता है। हाँ, अगर तर दमा है जिसमें बलगम भी है, खांसी भी है, तो उसके लिए एपिकॉक बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अगर दमे के साथ बहुत ज़्यादा छींकें हैं, लातदाद बेतहाशा छींकें आती हैं, तो उसके लिए सबाडिल्ला जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। और बायोकेमिक में अगर हम देखें तो नेट्रम सल्फ बेहतरीन मेडिसिन है दमे के लिए। और दमा खा किसी भी किस्म का हो, किसी भी नौइयत का हो, तो एज ए हेल्पिंग मेडिसिन ये दी जा सकती है। और इसके साथ हम दूसरी जो भी अकॉर्डिंग टू सिम्टम मेडिसिन है वो दें तो अल्लाह के फजल से एज़मा जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। होम्योपैथी में दमा काबिल इलाज है, वो खा किसी भी किस्म का हो या किसी भी नौइयत का हो, तो इसका इलाज मुमकिन है। अब हम आते हैं कि प्रिकॉशंस क्या होती हैं इसके लिए, दमा से बचने के लिए कौन कौन सी तदाबीर की जा सकती हैं और कौन सी होम रेमडीज़ हैं जिनके ज़रिए से अफाका हो सकता है दमे में। ब्लैक इलायची है, बड़ी इलायची जो होती है, उसको अगर छिलके समेत पीस कर उसको शहद के अंदर मिलाकर अगर चाटा जाए तो सांस लेने में आसानी पैदा हो जाती है। फिर यह है कि अगर शदीद किस्म का दमे का दौरा है और छाती रुकी हुई है तो सफ़ेदे के पत्ते लेकर उनको गर्म पानी के अंदर डाल के उसको मसल के गर्म पानी के अंदर डालें और उबलते हुए पानी में डालने के बाद उसकी भाप ली जाए, तो उससे भी दमा जो है वो उसका दौरा जो है वो कम हो जाता है और सांस खुल जाती है। इसके अलावा यह है कि खुली हवा में पेशेंट को रखा जाए और फिर जिन चीज़ों से एलर्जी है उनसे अवॉइड किया जाए, मसलन कॉस्मेटिक एलर्जी है या डस्ट एलर्जी है या स्मोक एलर्जी है, तो पेशेंट को इन चीज़ों से दूर रखा जाए ताकि जो है वो दमे के दौरे में ज़्यादती ना हो। और जो हमारे यहाँ बलगम पैदा करने वाली चीज़ें हैं, चावल हैं, फिर इसके अलावा ये दही है, उसको इस्तेमाल ना किया जाए। और पेशेंट की असाबी ताकत के लिए देसी घी, खुश्क मेवा जात ये खाए जाएं। अंडा जो है वो लिया जाए, जो जो बकरे का गोश्त है, मीट ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, तो इससे भी असाबी ताकत की वजह से दमे से बचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।